Hello everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका काफी टाइम से सभी स्टूडेंट्स को वेट था कि SBI का पेपर कब होगा, SBI का पेपर कब होगा। तो लीजिए, SBI का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नवंबर में SBI क्लर्क प्रीलिम्स का आप सभी का एग्जामिनेशन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, एसबीआई एक ऐसा पेपर है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके साल का पहला पेपर नहीं हो रहा है, अभी ये एंड में हो रहा है। आपका आरआरबी हो चुका है, आपका आईबीपीएस क्लर्क हो चुका है, आपका तब तक आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी हो जाएगा। तो एसबीआई में मेरा मानना ये है कि आप बहुत ही आसानी से प्रीलिम्स के पेपर को तो बड़े ही आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी तीन तीन चार चार पेपर्स देकर आए हो। अभी आरआरबी क्लर्क पीओ दिया, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क दे चुके हो, पीओ भी होना बाकी है, और फिर उसके बाद में आपका एसबीआई क्लर्क आएगा। तो तब तक तो आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल आप पॉलिश्ड हो जाओगे, बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये चीज जरूरी है कि सब चीजों को मैनेज करना आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि सब चीजों को मैनेज करना, आपके अभी मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं, ठीक है, मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं, और अभी आगे आपका आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर भी है। तो देखो अभी क्या है, क्योंकि आप आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दे चुके हो, अभी आईबीपीएस पीओ का पेपर आपको देना है। तो प्रीलिम्स की तैयारी तो आप सभी की चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ में अभी वक्त है मेंस का पेपर। ये वेट मत करो कि इसका रिजल्ट कब आएगा। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर हो गया, आपको पता है कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो और कितने अच्छे से करके आए हो, हर एक स्टूडेंट को पता होता है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी कितनी एक्यूरेसी है, और आपने जहां से भी भरा है, जिस भी स्टेट से भरा है, उसकी जितनी कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से आप सभी को पता होता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं भी होना तो भी अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोनों चीजों को आपको पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपको एसबीआई क्लर्क भी क्वालिफाई करना है, एसबीआई क्लर्क बनना है आपको, तब भी अभी प्रीलिम्स की तैयारी उसकी कुछ अलग नहीं है, ऑलरेडी चल रही है। मेंस की तैयारी को अभी साथ के साथ में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो प्रीलिम्स तो हर किसी का ही पास हो जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, प्रीलिम्स तो हर साल ही हो जाता है, लेकिन मेंस ही तो मेन है, मेंस ही तो मेन है, वही तो नहीं निकलता है। वो इसीलिए नहीं निकलता है क्योंकि उसको हम लोग साथ में इकट्ठा प्रिपेयर नहीं करते हैं, दोनों को अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। पहले प्रीलिम्स कर लिया, प्रीलिम्स पास हो गया, फिर बाद में मेंस का देखेंगे, फिर वो देखते ही रह जाते हैं हम मेंस को, है ना। तो इसीलिए दोनों ही चीजों को अभी साथ में लेकर चलो, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहो, ठीक है। और प्रीलिम्स में अभी आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ तैयारी करने की नीड है नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल जिनको आगे एसबीआई का पेपर देना है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दो, ऐसा नहीं है कि देना नहीं है, करना तो है ही। प्रीलिम्स के साथ साथ में अपना मेंस को टाइम देना स्टार्ट कर दो, हर रोज का 2 घंटा, ठीक है। धीरे 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 जब आपका आईबीपीएस पी हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा टाइम मेंस के लिए और भी बढ़ा देना, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज आपका स्पेशल क्लास है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का, ठीक है। एसबीआई क्लर्क स्पेशल क्लास है आज आपकी। तो जैसा पेपर आपके एसबीआई में पूछा जाता है हूबहू वैसा ही पेपर आपको आज यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज हियर, ये रहा आप सबके सामने पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसे सॉल्व अब हम लोग। देखो 7 पर्सन, 7 लोग हैं, लिव इन अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देयर आर 7 फ्लोर्स। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है ये। 7 लोग हैं, 7 फ्लोर्स दिए गए हैं, ओनली 1 पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। ये सब आपको दिया गया है। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर अबव इट इज 2, इस तरीके से। टॉप मोस्ट फ्लोर जो है उसको 7 कहा गया है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एच से स्टार्ट हो रहा है। एच लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच जे लिव्स।
यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कितनी ही लाइन है, ये 3-4 लाइन ही तो है और आपका क्वेश्चन खत्म। यस, आपके पेपर में आपको ऐसा ही, अरे अब तो इतने पेपर्स दे लिया आपने, आरआरबी क्लर्क दे लिया, आरआरबी पीओ दे लिया, आईबीपीएस क्लर्क देख लिया, है ना, तो इतना तो पता चल गया होगा कि एक्चुअल जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आसान ही आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में थोड़ा सा हम मानते हैं कि हाँ डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट नहीं होते, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्लर्क के पेपर में हमेशा, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, सभी का पेपर जो होता है बहुत ही आसान होता है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टोटल 7 फ्लोर्स हैं। चलिए, कहता है एच लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच जे लिव्स। एच कहां पर रहता है, जे के ऊपर रहता है, ठीक है, हमने बना दिया। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड एफ लिव, बट एफ लिव्स बिलो ई। एफ जो है वो ई के नीचे और ई और एफ के बीच में उसने गैप दे दिया, 3 पर्सन लिव, तो ई 3 का गैप एफ, ठीक है, क्योंकि एफ कहां पर है आपका, ई के नीचे है। I does not live on an even numbered floor। अब I जो है आपका even numbered फ्लोर पर नहीं रहता है, यानी कि आपका I कहां पर रहता है, odd numbered फ्लोर पर रहता है। फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज। D lives below H। D जो है वो कहां पर रहता है, H के नीचे, एंड above J, यानी कि उसने बोला D कहां पर रहता है, H के नीचे J के ऊपर, तो ये ऐसा बन जाएगा, H के नीचे आ जाएगा आपका D, D के नीचे आपका आ जाएगा J, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। E lives immediately below G। E कहां पर रहता है, G के जस्ट नीचे आपका कौन रहता है, E। J lives on the floor number 3। J कहां पर रहता है आपका, फ्लोर नंबर 3 पर रहता है। लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप फटाफट से इसको यहाँ पर सॉल्व कर देना है, झट से सॉल्व करना है। अब देखो हमें पता है E और F के बीच में कितना गैप है, 3 का, और G के जस्ट नीचे E है, तो ये ऐसा होगा। तो यहां से देखो G अगर आपका यहाँ पर आता है, E यहाँ पर आता है, तो 3 के गैप के बाद में F यहाँ पर आया, G यहाँ पर, E यहाँ पर, 3 के गैप के बाद में F यहाँ पर आया, J आपका एज इट इज 3rd फ्लोर पर रहा। 2 केसेस बने, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें पता है H D J हमको बनाना है, एज इट इज H D J, यहाँ पर H D J। अब बचता है आपका कौन, I रहता है, I यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। कौन सा केस सही है, I ने कहां पर आना है, ओड नंबर फ्लोर पर आना है, यहाँ पर I आया है सेकंड पर, तो ये वाला केस गलत हो गया, करेक्ट वन है ये। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे बता दोगे ना, कर दोगे आंसर। कितना तो आसान सा क्वेश्चन था, आसान था, बट यस आपके पेपर में आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया है तो एक चीज जरूर करनी है, क्या करनी है, आप सभी को सेशन को लाइक करना है, शेयर कर दो सेशन को, जितना कर सकते हो भाई कर दिया करो, क्या जाता है तुम्हारा, कुछ नहीं जाता, फ्री का ही तो है है ना, कोई पेड क्लास तो है नहीं कि आपको सोचना पड़े कि हाँ लाइक करना है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलो अब फटाफट से, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच ई एंड एच लिव। ई और एच के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, जरा चेक कर लो। ई और एच के बीच में तो 0 फ्लोर्स है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, नन। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है आपका कौन, जी। तो यहाँ पर जी आपको मिल गया बी ऑप्शन में, ये हो गया आपका सही। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि हर एक में हमेशा आसान क्वेश्चन आए, लगभग आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमको खुद को प्रिपेयर्ड रखना है ना, कि अगर वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी पूछ ले तो वो भी आना चाहिए हमें। तो लीजिए यहाँ पर ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप ऐसे क्वेश्चन को आईबीपीएस पीओ के पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे जो हमेशा सेशंस है वो थोड़े मिक्स्ड रहेंगे, ताकि आपकी हर एक तरीके से तैयारी हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी इसको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद में हम लोग बनाते हैं इसको। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे हम इसे। 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो यानी कि सिंगल रो वाला क्वेश्चन है।
सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कुछ नॉर्थ है कुछ साउथ। तो एक क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। इन जनरल अगर हम आसान क्वेश्चन बोलते हैं तो आसान क्वेश्चन का मतलब होता है कि सभी के सभी नॉर्थ को फेस करते हैं, सभी के सभी साउथ। यहाँ पर गिवन नहीं है, कुछ नॉर्थ फेसिंग है कुछ आपके साउथ फेसिंग है, ठीक है। वहां पर देखिए सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ और सम नॉर्थ। चलो यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहता है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जी कहां पर बैठता है? ई के थर्ड राइट पर। तो हम लोग बना देते हैं इसे, ई के थर्ड राइट पर कौन है? आपका जी। बन गया। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ ई। ई के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो किस डायरेक्शन को फेस करते हैं? ई के ऑपोजिट। मान लो अगर ई की डायरेक्शन है नॉर्थ तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। ये तरीका है इसको नोट करने का, ठीक है, ये तरीका है इसको नोट करने का, इससे याद रहेगा। जरूरी नहीं कि ई की नॉर्थ हो सकता है ई की साउथ हो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। चलो बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड बोथ फेस साउथ डायरेक्शन। बी कहां पर बैठता है? सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट पर। अब एफ की डायरेक्शन साउथ है, उसके सेकंड राइट पर बी है, बी की डायरेक्शन भी साउथ है। तो ये हमें पता चल गया कि कुछ ऐसा होगा। एफ एक छोड़कर बी इसी डायरेक्शन में ही जाएगा क्योंकि एफ साउथ है, उसके सेकंड राइट पर बी भी साउथ है, दोनों ही साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं, ठीक है। चलो आगे, D does not sit adjacent to C और G। जो D है आपका वो ना तो C के साथ में आएगा और जो D है वो ना ही आपका G के साथ में आएगा, ठीक है। G and C face the same direction as B but opposite to D। कहते हैं G और C दोनों की डायरेक्शन सेम है, B के जैसी है। G C की डायरेक्शन B के जैसी लेकिन D के ऑपोजिट। इसका मतलब G C B इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, D की ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या तरीका है इसको नोट करने का कि G C B तीनों सेम होंगे, D उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कहता है H and B sit immediate right of each other and none of them sits at either extreme end of the row। H और B दोनों ही, H एंड B सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, H और B दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में राइट, यानी कि H के राइट में B, B के राइट में H, ऐसा होना चाहिए। तो यानी कि दोनों की डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट होंगी, एक की नॉर्थ होगी एक की साउथ होगी। तो जरा देखो B और H दोनों साथ में आएंगे एक दूसरे के इमीडिएट राइट पर। हमें पता है B की डायरेक्शन क्या है? साउथ है, तो B के इमीडिएट राइट पर H तो यहीं पर बनेगा। और अब H के इमीडिएट राइट पर B हमें चाहिए तो H की डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ। समझे इस चीज को? H की डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी, H के इमीडिएट राइट पर B, B के इमीडिएट राइट पर H, और F एक छोड़कर B और H। इस तरीके से अब हमारा कुछ ऐसा जो हमारा फाइनल बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा, कुछ उसमें ऐसा दिखेगा। चलो देखते हैं अब आगे। कहता है A फेसेस नॉर्थ, A की डायरेक्शन उसने बता दी है, क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है A की, ये फिक्स है, नोट कर लेते हैं। A की डायरेक्शन है नॉर्थ। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन E एंड C हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। जो C है आपका वो एक एक्सट्रीम एंड पर आएगा, ठीक है, C जो है आपका एक एक्सट्रीम एंड पर आएगा। एंड 3 पर्सन सिट बिटवीन C एंड D। तो यानी कि एक केस बनेगा C आपके इस एंड पर, 3 पर्सन C और D यहाँ पर, और एक केस बनेगा C आपका यहाँ पर, 3 पर्सन का गैप E यहाँ पर। अब ये कितने हो गए टोटल? 5 लोग हो गए, 6 7 8, ये 5 लोग 6 7 8, ठीक है, हो गया हमारा। अब बनाते हैं आगे कैसे करना है। हमें पता है, देखो उसने बोला H और B जो है ना दोनों के दोनों एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएंगे। तो पहले क्योंकि हमें एक ही तो ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है जो जिसको हम यहाँ पर बना सकते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं। E के थर्ड राइट पर G को अगर हम अभी बनाते हैं, ठीक है, तो 1 2 G यहाँ भी आ सकता है, 1 2 G यहाँ भी, क्योंकि हमें E की डायरेक्शन का पता नहीं है। तो अभी यहाँ से रहने देते हैं, एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं इसको बनाने का, ठीक है, इसको H B और F। तो जरा देखो हमें पता है H और B ने कहां पर नहीं आना? यहाँ पर, इस जगह पर आपका जो H और B है वो नहीं आएगा, ठीक है। H और B जो है आपका वो इस जगह पर नहीं आ सकता एक्सट्रीम एंड पर, और इस केस में यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर H और B आपका कहां पर आ सकता है? हमें चाहिए F एक छोड़कर B और H, ऐसा ही बनेगा। तो देखो F यहाँ पर आया एक छोड़कर, B और H नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ पर F नहीं आ सकता। F यहाँ पर आया एक छोड़कर, E आ गया, होना चाहिए B, तो F यहाँ पर आ सकता है एक छोड़कर B और H। एक ही जगह दिख रही है, देखो इस जगह पर F नहीं आ सकता, इस जगह पर F नहीं आ सकता, इस जगह पर आ सकता है F साउथ फेसिंग, एक छोड़कर आपका B, एक छोड़कर साथ के साथ H। V की डायरेक्शन क्या है? ये, H की डायरेक्शन है ये, इतना बन गया इस केस में। और कहीं पर देखो आप F को प्लेस नहीं कर सकते, यहां पर करोगे तो F एक छोड़कर B H नहीं बन सकता, तो ये बन गया। अब यहां पर देखो सिमिलरली बनाना है, F एक छोड़कर B H, यहां पर F
एक छोड़कर B और H नहीं आ सकता। यहां पर F बनाओगे इस जगह पर, एक छोड़कर यहां पर E आ गया, BH की जगह नहीं है तो F यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां पर आ सकता है F, एक छोड़कर B और H। और यहां पर बनाकर देख लो, यहां पर F बनाओगे तो एक छोड़कर B, यहां पर C है, H आना चाहिए। तो यानी कि दोनों ही केसेस में एक एक केस बनता है इसका। F की डायरेक्शन हमें पता है क्या है, B की डायरेक्शन भी, H की डायरेक्शन भी। तो इतना हो गया। अब देखो, अब हम इसको बना सकते हैं E के थर्ड राइट पर G। कैसे बनाएंगे, हमें पता है E के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, E के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है। E की डायरेक्शन E के इमीडिएट नेबर्स की डायरेक्शन E के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट। तो E के इमीडिएट नेबर्स दोनों की डायरेक्शन साउथ, यहां पर भी साउथ, तो यानी कि E तो आपका नॉर्थ होने वाला है, E आपका नॉर्थ होने वाला है। तो E के थर्ड राइट पर G बनाना है, तो E का थर्ड राइट, दो छोड़कर G आपका यहां पर आ गया। इस केस में E के थर्ड राइट पर G आपका यहां पर आ गया। चलो इतना किया। अब हमारा क्या बचता है जरा देखो, D ना तो C का इमीडिएट नेबर है, D ना ही G का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, तो D आपका ना तो यहां आ सकता C का इमीडिएट नेबर है, ना ही G का इमीडिएट नेबर। तो ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि ना तो D की यहां पर जगह, ना D की यहां पर जगह, तो बेचारा D कहां पर आएगा, है ना। तो ये वाला केस हो गया हमारा गलत। करेक्ट वन ये है। G और C दोनों का ही इमीडिएट नेबर D नहीं है, तो D आपका यहां पर आ जाएगा। अब जो भी पर्सन बचता है, देखो कौन सा बचता है, A बचता है, A बचता है, A यहां पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो देखो हमारा यहाँ पर जो है लगभग हो ही गया है, बस हमारी बची है अब क्या, डायरेक्शंस बचती है। चलो फटाफट से डायरेक्शंस को बनाते हैं। जी सी बी तीनों की डायरेक्शन सेम, जी सी बी की क्या है, साउथ, तो जी और सी दोनों की क्या हो गई, साउथ हो गई। ए की डायरेक्शन वहां से देखो नॉर्थ, ए की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ। डी की डायरेक्शन अब जरा देखनी है हमको, डी की डायरेक्शन ऑपोजिट है जीसीबी के, तो जीसीबी तीनों की क्या डायरेक्शन है, साउथ, तो डी की क्या हो जाएगी, नॉर्थ। लीजिए क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। चलो अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी पर्संस आर फेसिंग नॉर्थ इन द गिवन अरेंजमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस, इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये लीजिए, चलिए बनाते हैं अब इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है ये, देखो 8 पर्सन 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर, जो 4 लोग कॉर्नर पर बैठेंगे वो कहां पर फेस करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाइल 4 ऑफ देम सिट इन द मिड ऑफ द साइड फेसिंग आउटसाइड। चलो बना लेते हैं इसको। ठीक है, जो लोग कॉर्नर पर बैठते हैं वो लोग इनसाइड फेसिंग है, और जो मिड साइड पर बैठते हैं वो है आउटसाइड फेसिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या कहता है, आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। कहता है 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में 3 लोग हैं। इंटरकनेक्शन देखते हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। डी और एच के बीच में 3 लोग, एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। हमें मिल गया ना, एफ कहां पर बैठता है, एग्जैक्ट पता चल गया, एफ कॉर्नर पर बैठता है। एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ को हमने यहां पर बनाया, एफ के इमीडिएट राइट पर एच को बनाया, और 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, डी और एच के बीच में 3 लोग हैं, एच यहाँ पर, तो डी आपका यहाँ पर। लीजिए आगे कहते हैं सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, सी है। अभी यहाँ पर हमें नहीं पता कहां पर आ सकता है। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, लास्ट सेंटेंस देखो, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के थर्ड राइट पर है, तो कहां पर आ जाएगा, सी, यहाँ पर सी के थर्ड राइट पर डी बन चुका है। चलो इतना बना, और क्या गिवन है, ये वाली लाइन देखो, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E के थर्ड लेफ्ट पर C है, तो C यहाँ पर है तो E के थर्ड लेफ्ट पर, तो आपका E यहाँ पर आ जाएगा, E के
थर्ड लेफ्ट पर कौन है, सी है, ये बन गया हमारा। और ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है वो जी के थर्ड लेफ्ट पर है, ठीक है। और जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, जी डी का एडजेसेंट नहीं है, तो डी जी आपका ना तो यहां आएगा ना ही यहां पर आएगा, जी की एक ही जगह दिख रही है यहां पर, और ए कहां पर बैठता है, उसके थर्ड लेफ्ट पर, तो ए आपका यहां पर आ जाएगा, जी के थर्ड लेफ्ट पर ए। तो लीजिए पूरा क्वेश्चन आपका यहां पर हो चुका है। कुछ भी पूछे अब वो आपसे, आप बता सकते हो कौन सा पर्सन रहता है, देखो ए, चलिए सो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है। चल अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व। कहता है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, एफ और ए के बीच में कितने लोग हैं जब आप ए के राइट से कैलकुलेट करोगे, तो ए और एफ, ए के राइट से कैलकुलेट करना है, तो ए के राइट से एक ही पर्सन है, ए और एफ के बीच में कौन, ये ई, तो यहाँ पर आपका जिस भी ऑप्शन में 1 मिलेगा वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए क्वेश्चन को, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए क्या कहता है, 7 पीपल, 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी विजिट 7 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, अलग सात अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है, मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो डे बेस्ड ये पजल है, मंडे से लेकर संडे तक आपको दिया गया है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 7 लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं अलग अलग मंडे से संडे, ठीक है। तो पहले यही बना लेते हैं, अब क्या कहता है देखो, जी विजिट्स द रेस्टोरेंट ऑन थर्सडे, जी कब जाता है, थर्सडे के दिन, तो जी आपका जाता है थर्सडे के दिन, ठीक है। आगे ओनली 2 पीपल पर्सन विजिट बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 2, तो एक केस बनेगा सी आपका यहां पर आएगा और एक केस बनेगा सी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब ओनली 4 पीपल विजिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 4 लोग हैं, तो यहां पर ई आपका यहां पर आ जाएगा इस केस में, और इस केस में ई आपका यहां पर आ जाएगा। आगे ए विजिट्स इमीडिएटली बिफोर ई, ई के जस्ट पहले ए जाता है, तो ए यहां पर इस केस में, ए यहां पर इस केस में। आगे एज मेनी पीपल विजिट बिटवीन ई एंड डी एज बिटवीन ए एंड डी, जितने लोग ई और डी के बीच में है उतने ही ए और ई के बीच में है, तो जरा देखो ए और ई के बीच में कोई नहीं तो ई और डी के बीच में कोई नहीं, ए और ई के बीच में कोई नहीं तो ई और डी के बीच में भी कोई नहीं, ठीक है। बी विजिट्स ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर जी बट नॉट ऑन सैटरडे, बी कब जाता है, जी के बाद में जाता है, तो पहले तो देखो यहाँ पर बी की जगह है यहाँ पर, तो ये केस ही गलत हो गया क्योंकि जी से पहले जाना है। उसने कहा है बी कब जाता है, जी के बाद में, लेकिन सैटरडे को नहीं जाता, देखो सैटरडे को नहीं जाता है, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये तो केस हो गया हमारा गलत। करेक्ट वन ये है, कौन सा पर्सन बचता है, ए बी सी डी ई एफ बचता है, तो सैटरडे को हमारा कौन जाता है, एफ जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज डी विजिट, डी कब जाता है आपका, डी जाता है वेंसडे को,
तो जिस ऑप्शन में आपको वेंसडे मिलेगा उसे आप करेंगे टिक। Who amongst the following visits the restaurant on Tuesday? ट्यूसडे को कौन जाता है? ट्यूसडे को जाता है हमारा ये ई। तो जिस ऑप्शन में आपको ई मिलेगा उसे करेंगे आप टिक। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, सिलॉग्स, फेवरेट टॉपिक आप सभी का, और एंड ऑल्सो कंफ्यूजिंग वन। हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि क्या कैसे होगा। तो भी आज के जो सिलॉग्स के क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इसमें एक ऐसी चीज करेंगे जिसमें हर एक स्टूडेंट को डाउट रहता है और स्टूडेंट ज्यादातर उसमें गलती करते हैं, तो उसमें गलती ना हो, तो वो वाला टाइप मैं यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आई। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका सिलॉग्स का, सम पेन्स आर इरेजर्स। कुछ पेन्स क्या है? इरेजर्स हैं, बनाया हमने। ओनली अ फ्यू इरेजर्स आर शार्पनर्स। ओनली अ फ्यू यानी कि सम इरेजर्स आर शार्पनर्स एंड सम इरेजर्स आर डेफिनेटली नॉट शार्पनर्स। ऑल शार्पनर्स आर कॉपीज। सारे के सारे जो शार्पनर्स हैं वो क्या है? कॉपीज हैं। हो गया ये। सम पेन बीइंग शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी। पहला कंक्लूजन में क्या पूछता है? सम पेन बीइंग शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ पेन जो है वो शार्पनर हो सकते हैं। तो जरा देखो, पेन आपका यहां पर है, शार्पनर आपका यहां पर है। पेन और शार्पनर के बीच में एज सच एग्जैक्टली हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें पेन और शार्पनर के बीच में एज सच एग्जैक्टली कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी वो कुछ भी पूछे वो होगी ना, सही होगी। तो इसको आप इस तरीके से चेक करो तो सही है, नहीं तो सिंपल यूं चेक कर लो, सम पेन इज शार्पनर। ठीक है, सम पेन इज शार्पनर। तो सम पेन इज शार्पनर क्या आपको नजर आ रहा है? एग्जैक्टली सही नहीं नजर आ रहा है, और ना ही एग्जैक्टली गलत नजर आ रहा है। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। लेकिन कौन सा? कांसे वाला गलत। तो कांसे वाले की हमेशा पॉसिबिलिटी सही होती है, तो यही तो पूछे, सम पेन बीइंग शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी। इसकी पॉसिबिलिटी पूछेगा तो सही हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सम इरेजर्स आर नॉट कॉपीज। कहता है कि इरेजर्स का कुछ पोर्शन है जो कि कॉपीज नहीं है। ठीक है, तो जरा देखो, हमें पता है इरेजर का इतना जो पोर्शन है ना वो किससे दूर है? इस शार्पनर से दूर है। तो अगर वो ये पूछे आपसे सम इरेजर इज नॉट शार्पनर, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा सही। ठीक है, अब जहां पर गलती करते हैं मैं वो बता रही हूं। शार्पनर इज पार्ट ऑफ कॉपीज। शार्पनर इज पार्ट ऑफ कॉपीज, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सम इरेजर इज नॉट कॉपीज, तो वो भी सही हो जाएगा। सम इरेजर इज नॉट कॉपीज भी सही हो जाएगा, क्योंकि शार्पनर से तो दूर है ही ना। इरेजर का जो ये वाला पोर्शन है ये शार्पनर से तो दूर है ही, तो इन अ वे हम कह सकते हैं कॉपीज से। नहीं, यहीं पर गलती करते हैं। सिलोग्स में क्या होता है, अगर वो कहता है सम ए इज नॉट बी, जैसे कि यहाँ पर सम ए इज नॉट शार्पनर कब 100% सही हुआ? जब हमें क्या नजर आया कि इरेजर का कुछ पोर्शन पूरे के पूरे शार्पनर से दूर है। इरेजर का ये वाला पोर्शन जो है पूरे ही शार्पनर से दूर है। अगर सम इरेजर इज नॉट कॉपीज को सही होने के लिए हमें क्या चाहिए था कि इरेजर का कुछ पोर्शन जो है ना वो पूरे के पूरे कॉपी से दूर हो, ना कि पार्ट ऑफ कॉपी। जैसे कि ये जो शार्पनर है वो पार्ट ऑफ कॉपी है ना, तो इरेजर का कुछ पोर्शन शार्पनर से दूर हुआ लेकिन कॉपी से नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर हमको ये चीज सही करनी है तो ये पूरा का पूरा जो इरेजर है ना वो कॉपी से पूरा का पूरा दूर होना चाहिए, ना कि शार्पनर से। ठीक है, तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। ये क्या है? गलत है, जिसको कई बार कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि इसको सही कर देते हैं। कैसे सही कर देते हैं कि सम इरेजर इज नॉट शार्पनर, ये बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। तो ये सोचकर कि शार्पनर इज पार्ट ऑफ कॉपी, शार्पनर इज पार्ट ऑफ कॉपी, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो कॉपी से भी तो दूर है, कि जो इरेजर का कुछ पोर्शन है शार्पनर से दूर है, तो इन अ वे कॉपी से भी दूर है। लेकिन नहीं, वो गलत हो जाता है, क्योंकि इरेजर का कुछ पोर्शन है पूरे इस एस से दूर है, लेकिन अगर कॉपी से दूर करना है तो ये होना चाहिए था। अगर ये सही होने के लिए इरेजर का जो पूरा पोर्शन है वो पूरे के पूरे कॉपी से, ना कि पार्ट ऑफ कॉपी से दूर नहीं, पूरे के पूरे कॉपी से दूर होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या है आपका? गलत है, पार्ट ऑफ कॉपी से नहीं। इस केस में क्या है, जो हमें दिख रहा है वो पार्ट ऑफ कॉपी से दूर है आपका जो इरेजर है, लेकिन पूरे के पूरे कॉपी से दूर होगा तब जाके वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू ब्यूटीफुल आर स्मार्ट, यानी कि ओनली अ फ्यू का मतलब सम एंड सम नॉट। सम ब्यूटीफुल आर स्मार्ट एंड
some beautiful are not smart, all smart are handsome, all smart are handsome, ठीक है ये बना दिया। no handsome is ugly, ये बना दिया। पहला कंक्लूजन देखो यहाँ पर, सम ब्यूटीफुल कैन नेवर बी अगली, कहता है कि कुछ ब्यूटीफुल अगली नहीं हो सकते कभी भी, यानी कि ब्यूटीफुल का कुछ पोर्शन है जो कि पूरे के पूरे अगली से दूर हमें नजर आना चाहिए, अगर ये सही है तो। ठीक है, इस कंक्लूजन का सही होने का मतलब है कि हमें ब्यूटीफुल का कुछ पोर्शन अगली से दूर नजर आएगा। तो जरा देखो, अगली से कौन दूर है, इस अगली से पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन दूर है, तो इसमें ये ब्यूटीफुल का कॉमन पोर्शन नहीं आ गया। ब्यूटीफुल का जो ये कॉमन पोर्शन है जो एस और एच के साथ में है, ठीक है, वो भी तो पूरा का पूरा यू से दूर है, क्योंकि पूरा का पूरा एच यू से दूर है और एच में कॉमन आ रहा है आपका कौन, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर सम ब्यूटीफुल कैन नेवर बी अगली, यानी कि कुछ ब्यूटीफुल का पोर्शन अगली में नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है। ये जो डार्कन पोर्शन है ये कभी भी अगली में नहीं जा सकता है, बाकी सारा का सारा जा सकता है लेकिन ये पोर्शन नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, नो स्मार्ट इज अगली, नो स्मार्ट इज अगली कब सही होगा, जब हमें ये नजर आएगा कि पूरा का पूरा जो आपका स्मार्ट है वो पूरे के पूरे अगली से दूर है। तो पूरा का पूरा स्मार्ट ये रहा, पूरा का पूरा अगली ये रहा, इनके बीच में हमें क्रॉस का निशान दिख तो गया है। पूरा का पूरा हैंडसम अगली से दूर है और पूरा का पूरा स्मार्ट ही हैंडसम है, स्मार्ट पूरा का पूरा ही हैंडसम का पार्ट है, तो वो भी तो अगली से दूर हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कहता है, पहली स्टेटमेंट, नो कैट इज डॉग, कैट जो है वो पूरा का पूरा डॉग से दूर है। ओनली अ फ्यू कैट्स आर गोट्स, यानी कि सम कैट्स आर गोट्स एंड सम कैट्स आर नॉट गोट्स, ये बताया है उसने। सम गोट्स आर नॉट रैट्स, कहता है कि गोट्स का कुछ पोर्शन है जो कि रैट से दूर है, गोट्स का कुछ पोर्शन है ये वाला पोर्शन जो कि रैट से दूर है। ठीक है, तो देखो पहला कंक्लूजन, सम गोट्स आर रैट्स, कहता है सम गोट्स आर रैट्स, तो क्या आपको, हमें ये तो अभी उसने बोला था सम गोट्स आर नॉट रैट्स, यहां से देखो सम गोट्स आर नॉट रैट्स तो पता है, लेकिन क्या सम गोट्स आर रैट्स, क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है, सम गोट्स आर रैट्स नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, कांड से वाला गलत है बेशक, लेकिन गलत तो है। आगे, नो रैट इज कैट, हमें दिखना चाहिए पूरा का पूरा रैट इस कैट से दूर हो, तो हमें एग्जैक्टली ऐसा तो दूर तो है लेकिन उनके बीच में क्रॉस का निशान तो नहीं दिख रहा एग्जैक्ट कि पूरा का पूरा रैट जो है वो कैट से दूर है। तो अगेन ये क्या हो गया आपका, कांड से वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ही कंक्लूजन जो है वो आपके गलत है। ठीक है, आई होप कि सिलॉग्स के जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज हम काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन का। देखो क्या कहता है, इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की फैमिली है, देर आर 8 मेंबर्स, 8 लोग हैं, एम एंड एन आर ब्रदर्स। क्या कहता है, एम और एन क्या है, दोनों भाई हैं, एम और एन दोनों ही क्या है, भाई है, तो ये हमने बना दिया एम एंड एन आर ब्रदर्स। आर इज ग्रैंडसन ऑफ क्यू, क्यू का ग्रैंडसन कौन है, आर है, आर कौन है, ग्रैंडसन है क्यू का, बना दिया हमने। टी इज द ओनली नीस ऑफ एम, टी कौन है, एम की ओनली नीस है, एम की ओनली नीस। अब ये क्या होता है, एम और एन दोनों आपस में भाई हैं उसने बता दिया, तो एम की ओनली नीस यानी कि एन की बेटी है कौन, टी, एम एन की इकलौती बेटी है टी, और इस तरीके से एम के भाई की बेटी क्या हो गई, उसकी नीस हो गई, एम के भाई की बेटी उसकी नीस हो गई। चलो, लेकिन एक और चीज देखो, इसका मतलब क्या है, टी जो है इकलौती बेटी है एन की, और कोई उसकी बहन नहीं हो सकती, पर ऐसा तो नहीं पता भाई हो सकता है, जस्ट इस चीज को दिमाग में रखना है। उसने कहा ओनली नीस, इकलौती उसकी क्या है,
भतीजी है। P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ N, N की सिस्टर इन लॉ है P, N की सिस्टर इन लॉ है कौन? P, ऐसे ही बनेगी। N की सिस्टर इन लॉ कौन है? P है। O इज द मदर इन लॉ ऑफ S, O कौन है? मदर इन लॉ है किसकी? S की, तो ऐसा कुछ होगा। O मदर इन लॉ है S की। कहता है देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 3 मैरिड कपल्स हैं। T इज द डॉटर ऑफ S, T जो है वो S की डॉटर है। T किसकी डॉटर है? S की डॉटर है, यानी कि ऐसा बनेगा। और S किसकी? O जो है कौन है? मदर इन लॉ है S की, तो यानी कि M और N की मदर हो गई कौन? O, O जो है वो मदर हो गई। अब जो कुछ हमें गिवन था उससे हमने ये सब कुछ बना लिया। हमें पता है Q का आगे क्या है? R जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंडसन है। तो अब जरा देखो, हमें पता है टोटल 3 मैरिड कपल्स हैं, एक मैरिड कपल ये, दूसरा ये, तो तीसरा हो ना हो क्या? क्योंकि Q और R ये हमें यहाँ पर बनाना है, तो Q ये होगा और R कहाँ पर आएगा? अब ये मेंशन नहीं है कि ये जो R है M का बेटा होगा या N का बेटा होगा, तो ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर R की जो आइडेंटिटी है वो हमें नहीं पता। हो सकता है T का भाई हो, या फिर हो सकता है R जो है वो M का बेटा हो, तो उस तरीके से T और R का रिलेशन हो जाएगा कजन का। ठीक है, तो R का हमें नहीं पता। R यहाँ पर आपका कहीं भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है, और एक केस में आपका R यहाँ भी आ सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा, हो सकता है आपको यूं बोले कि इफ R इज सन ऑफ M, देन कुछ क्वेश्चन पूछे कि R का रिलेशन P के साथ क्या होगा या T के साथ क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो टोटल 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7। R अगर यहाँ पर है 8 ये, ठीक है, ये R एक्स्ट्रा हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो। चलो अब देखो, कहता है हाउ इज R रिलेटेड टू T, R का रिलेशन T के साथ सीधा सीधा। अब ये तो नहीं पता, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते ना R और T का रिलेशन। T का भाई भी हो सकता है, T का कजन भी हो सकता है, तो यहाँ पर C and D आ जाएगा। हाउ इज Q रिलेटेड टू S, Q का रिलेशन S के साथ में, Q का रिलेशन उसने पूछा है किसके साथ में? S के साथ में, तो Q का रिलेशन S के साथ में क्या हो जाएगा? जो Q है वो है फादर इन लॉ S के। ठीक है, हाउ इज P रिलेटेड टू O, P का रिलेशन पूछा है उसने O के साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताने वाले हैं कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो अभी आज के सेशन में काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस का मैंने लेवल जो है वो ऊपर रखा है ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। अगर मुश्किल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसको भी आसानी से बना ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, तैयारी करते रहिए।